21वीं सदी की एक ऐसी दुनिया जहां धरती दूसरे संसार से जुड़ चुकी है। हर तरफ खतरनाक कालकोठरी है, राक्षस हैं और उन्हें जीतने वाले एडवेंचर्स दुनिया के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं। लेकिन इस कहानी का नायक कोई मशहूर हीरो नहीं है, वह है यू जार्योंग, एक ऐसा लड़का जिसने अपना सपना, अपनी पहचान और अपना सम्मान सब कुछ खो दिया है। अपने बीमार पिता के इलाज के लिए वह जान जोखिम में डालकर अवैध डंजन रेड्स करता है। दुनिया उसे एक मामूली स्मगलर समझती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके अंदर छिपी ताकत एक दिन पूरी दुनिया को हिला सकती है। और यहीं से शुरू होती है हमारी स्टोरी, जहां स्कूल की छुट्टी होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स घर जा रहे होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं। आज का दिन ज्यादा अच्छा था, लेकिन यार हमारी टीचर्स हमें कुछ ज्यादा ही बोर करती है। तुम्हें नहीं लगता कि उन्हें हमें इतना ज्यादा बोर नहीं करना चाहिए? हमें जल्द ही छुट्टी दे देनी चाहिए। तभी उसका साथी बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, वो सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। फिर वो दोनों स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा आर्मी वाली वैन खड़ी होती है और उस वैन में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे होते हैं। एक लड़का अपने दोस्त से बोलता है, सुनो ब्रदर, तुम्हें इसके बारे में पता है क्या? ये स्टूडेंट्स इन वैन में क्यों बैठे हुए हैं और ये सब कहाँ जा रहे हैं? फिर वह लड़का बोलता है, क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता? ये सभी वेरियर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और ये एग्जाम के लिए डंजन में जा रहे हैं ताकि वे उस डंजन को क्लियर करके अपने एग्जाम्स में हाई मार्क्स हासिल कर सकें। यह सुनकर वो बोलता है, ओह हाँ, मैं इस बारे में सुना हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही रिस्की है? आखिर वो लोग अपने स्टूडेंट्स को डंजन में क्यों भेजते हैं, जबकि वहां पर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर के साथ उन्हें फाइट करनी पड़ती है। तो उसका दोस्त बोलता है, ऐसा इसलिए है ताकि ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर्स बन सकें और आगे चलकर अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन इसी वक्त वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा लड़कियां किसी लड़के की तारीफ कर रही होती हैं और वो कह रही होती हैं, जरा देखो तो वो कितना ज्यादा कूल है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, मैंने इसके जितना हैंडसम लड़का पहले कभी नहीं देखा। और इसी के बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है। लेकिन इस लड़के को देखकर वो स्टूडेंट में उसका दोस्त काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, भाई आखिर ये क्या चीज है, क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो? तो वो लड़का बोलता है, बेवकूफ, क्या तुम्हें इसके बारे में भी नहीं पता? ये लड़का एक मिक्स्ड ब्लड है, यानी कि अल्फाई इंसान का बच्चा है। इसके बाद हमें अल्फाई के बारे में बताया जाता है, इंफॉर्मेशन बताई जाती है। इस लड़के का नाम दियाव है, जो अभी तक 14 टाइम डंजन से वापस आ चुका है। और हम देखते हैं उन दोनों स्टूडेंट में से एक लड़के को उस लड़के को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बोलता है, जरा इन लड़कियों को तो देखो, ये सभी लोग उसे ट्रीट तो ऐसे कर रही हैं जैसे कि वो कोई आइडियल है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, मेरा तो इन्हें देखकर दिमाग खराब हो रहा है। तभी वहां पर एक और लड़का आ जाता है, जिसे देखकर वो चश्मिश लड़का बोलता है, हे जारियोंग, अच्छा किया तुम भी यहाँ पर आ गए। क्या तुम हमारे साथ गेम्स खेलने के लिए जाने वाले हो? और उसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम यू जार्योंग है। जार्योंग उनसे बोलता है, सॉरी दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, थोड़ा बिजी हूँ, तुम लोग चले जाओ। फिर ये बात सुनकर एक लड़का बोलता है, आखिर ये ऐसा क्या काम कर रहा है जो इतना ज्यादा बिजी है? तो ये बात सुनकर उसका दोस्त उसके पेट में बहुत ही जोर से पंच मारता है और इसी के साथ चश्मिश लड़का बोलता है, बेवकूफ, आखिर ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? क्या तुम जानते भी हो, जार्योंग एक बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़का है। उसके पिता की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से उसे पार्ट टाइम काम करना पड़ता है ताकि वो अपना और अपने पिता की इलाज का खर्चा उठा सके। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जार्योंग को किसी का मैसेज आया होता है जो उसे काम करने के लिए बुला रहा था। और इसी के साथ हम दियाव को देखते हैं, जो जार्योंग को ही देख रहा होता है। तो दियाव का दोस्त पूछता है, उस लड़के को इस तरह क्यों देख रहे हो? दियाव बोलता है, नहीं कोई बात नहीं है। इसके साथ ही वह सोच रहा होता है, मुझे लड़के की तरफ से मुझे अजीब सा ऊर्जा महसूस हुआ था, क्या मैं चीजों को ज्यादा सोच रहा हूँ? इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जार्योंग अपने काम पर पहुंच गया होता है और इसी के साथ उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि जार्योंग अंडरग्राउंड जगह पर आ गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो जार्योंग का बॉस होता है वो बोलता है, तो तुम यहाँ पर आ ही गए, क्या तुम जानते हो हमारे लोग कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? ये सुनकर जार्योंग बोलता है, सॉरी बॉस, मैं आगे से ध्यान रखूंगा
कि आपको इंतजार न करना पड़े। फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि टकला पर्सन होता है, वो बॉस के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है और बोलता है, आखिर ये क्या बकवास है? तुमने बोला था तुम यहाँ पर अपने बेस्ट वर्कर को बुलाओगे, लेकिन ये तो बच्चा है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ? शायद तुम समझ नहीं रहे हो। मैंने तुमसे बोला है कि ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है, जिसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइटर की जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चा मेरे लिए काम कर पाएगा? फिर वो बॉस बोलता है, अरे भाई तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने बोला ना, ये लड़का मेरा सबसे बेस्ट वर्कर है और इसके अलावा तेरा ये काम कोई और नहीं कर सकता। लेकिन वो टकला बोल रहा होता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैंने सारे पैसे एडवांस में दे दिए हैं तो तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? अगर तुमने यहाँ पर अपने किसी बेस्ट वर्कर को नहीं बुलाया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा और तुम हमेशा पछताते रहोगे कि तुमने मुझसे पंगा क्यों लिया। फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि जारयोंग अपनी जैकेट उतारते हुए बोलता है, सुनो सर, आपको कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। खैर मुझे लगता है तुम्हारे पीछे ये जो बॉडीगार्ड खड़ा है ये जरूर कोई खतरनाक इंसान है। तो क्यों ना एक बार मैच हो जाए, इससे आपको भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ का बेस्ट वर्कर हूँ या नहीं। ये सुनकर वो टकला काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे इस बॉडीगार्ड को हरा पाओगे? फिर हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड इस वक्त काफी जोश में होता है और कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, ये बच्चा कुछ ज्यादा ही हठी है। मैं आपके लिए इसके एक पाँव और एक हाथ जरूर तोड़ूंगा। और इसी के साथ हमें बॉडीगार्ड के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम ली पिलग्यू है और ये एक रिटायर्ड हंटर है जो 81 बार डंजन में से जिंदा वापस आया है। और इसके बाद हम जारियों को देखते हैं जो अपने बॉस की तरफ देख रहा होता है, लेकिन उसका बॉस आराम से सिगरेट पीने में मस्त था। और इसके बाद जारियों बोलता है, मुझे लगता है मेरे बॉस को हमारी फाइट से कोई समस्या नहीं है, चलो हमारी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जारियों अपनी ऊर्जा को बाहर ला रहा होता है और इसी के साथ हमें जारियों के बारे में बताया जाता है कि जारियों एक डंजन स्मगलर है और वो अभी तक इलीगल तरीके से 371 बार डंजन से वापस आ चुका है। और इसी के साथ हमें बताया जाता है कि जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी लीगल तरीके से डंजन्स में जाते हैं, जहां पर वो मॉन्स्टर से फाइट करते हैं और मॉन्स्टर को मारने के बाद उन्हें जितना भी खजाना मिलता है, कोई भी व्यक्ति इन तमाम चाकू को सीधे अपने पास नहीं रख सकता और उसे इस तमाम चाकू को डंजन एसोसिएशन में जमा करवाना पड़ता है, जिसके बाद डंजन एसोसिएशन के लोग इन तमाम खजाने के ऊपर टैक्स लगाने के बाद और डंजन रेड की फीस को काटने के बाद बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा हंटर्स को देते हैं, जिससे हंटर्स को बहुत ही ज्यादा कम फायदा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कभी भी अपने चाकू को एसोसिएशन के लोगों को नहीं देते हैं, जिसके बाद वे अपने तमाम चाकू को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं और ऐसे लोगों को डंजन स्मगलर बोला जाता है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि जारयोंग और बॉडीगार्ड दोनों ही फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और इसी के साथ वो टकला उसके बॉस से बोल रहा होता है, हे तुम क्या पागल हो गए हो? मेरा बॉडीगार्ड एक खतरों का खिलाड़ी रह चुका है और मैंने सुना है कि जब वह साहसी था तो उसने बहुत ही ज्यादा टीम मेंबर को इसलिए मार दिया क्योंकि वे लोग उसकी बात नहीं मानते थे। तो ये बात सुन जारयोंग बोलता है, तुम अपने टीम मेंबर को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं मानते? तुम तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। इसके साथ हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड जारयोंग के पास आ गया होता है और वह बोल रहा होता है, बच्चे तुम क्या जानते हो, तुम सिर्फ एक कचरा हो। तो ये बात सुन जारयोंग हैरान हो जाता है और वह बोलता है, खैर तुमने सही नाम दिया, तुम सचमुच एक कचरा हो, फिक्र मत करो मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। और ये देख बोस और टकला दोनों हैरान हो जाते हैं और जारयोंग उसका मजाक उड़ा रहा होता है। तभी बॉडीगार्ड जारयोंग के फेस पर जोर से पंच मारता है, लेकिन जारयोंग बहुत ही आसानी से इस अटैक से बच निकलता है और इसके बाद बॉडीगार्ड और भी ज्यादा गुस्से में जारयोंग के ऊपर फिर से पंच से हमला करता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि जारयोंग बहुत ही तेजी के साथ अपने लेग से बॉडीगार्ड के फेस पर जोरदार किक मारता
है और हम देखते हैं कि उसकी किक इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि बॉडीगार्ड की पूरी बॉडी हिल गई होती है और उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा होता है। और इसी के साथ जा-र्यूंग बोलता है, अरे ये क्या? मैंने अभी बॉडी का वार्म अप भी नहीं किया है और तुम्हारी हालत अभी से खराब हो गई है। और हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से वह बॉडीगार्ड काफी ही ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये बच्चा बहुत ही ज्यादा कौशलपूर्ण है, इसलिए मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता, वरना मैं इस बच्चे से हार जाऊंगा और मेरी बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वह बॉडीगार्ड अपने शर्ट को फाड़ देता है। इसके बाद हम बॉस को देखते हैं जो उस टकले से बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साहसी बॉडीगार्ड को काफी गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि वो मेरे वर्कर को नहीं हरा सकता। तभी ये सुन टकला काफी हैरान होता है और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस बॉडीगार्ड ने अपने स्किल पावर को बढ़ा लिया होता है और इसी के साथ हम वह अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा रहा होता है और जा-र्यूंग ये देख काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस बॉडीगार्ड ने अपने शरीर के साइज को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया होता है और उसने अपनी बॉडी को आयरन स्किन में चेंज कर लिया होता है। और इसी के साथ वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और उसी वक्त वो बॉडीगार्ड जा-र्यूंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, लेकिन जा-र्यूंग बहुत ही आसानी से कूदकर अटैक से बच गया होता है। और हम देखते हैं कि ये जो अटैक था बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वहां पर सारी जमीन हिल गई होती है और टकला जमीन पर गिरने वाला होता है। फिर उसी वक्त वो बॉस उसे पकड़ लेता है और वह बोलता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो, खुद को संभालो क्योंकि अभी उनकी रियल फाइट स्टार्ट होने वाली है। फिर इसी के साथ वह गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, मुझे लगता है ये दोनों कमीने मेरी वर्किंग एरिया को तबाह कर देंगे, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर इसके बाद वो बॉडीगार्ड जा-र्यूंग को बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। फिर जा-र्यूंग इस अटैक से बच जाता है और हम देखते हैं कि उस बॉडीगार्ड का अटैक इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वह दीवार को तोड़ दिया होता है। और इसी के साथ बॉडीगार्ड बोलता है, बच्चे क्या हुआ, तुम इस अटैक से बच क्यों रहे हो? फिर जा-र्यूंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो मैं इतनी आसानी से तुम्हें मारने दूंगा? और हम बॉस को देखते हैं जो सोच रहा होता है ये बॉडीगार्ड काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि ये जा-र्यूंग को हरा सके। और इसी के साथ काफी ज्यादा चिल्लाते हुए जा-र्यूंग से बोलता है, हे जा-र्यूंग, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुमने मेरे वर्किंग एरिया को तबाह किया तो इस वर्किंग एरिया के पैसे मैं तुम्हारी सैलरी से काट लूंगा। और ये सुनकर जा-र्यूंग काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्या? धत तेरी की, लगता है इन सबको जल्दी खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद वो बॉडीगार्ड जा-र्यूंग से बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मैं तुम्हें यहाँ बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। फिर उसी वक्त हम देखते हैं कि जा-र्यूंग वहां से एक लोहे की रोड को उखाड़ लेता है और उसी के साथ वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है ये रोड तुम्हें हराने के लिए काफी है। फिर ये सुनकर वो बॉडीगार्ड बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, अब मैं तुम्हें अपनी कोई भी ट्रिक यूज करने का मौका नहीं दूंगा। और वो बहुत ही तेजी के साथ जा-र्यूंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। फिर इसी वक्त हम देखते हैं कि जा-र्यूंग यहाँ पर अपने किसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहा होता है और हम देखते हैं कि जब वह बॉडीगार्ड जा-र्यूंग के बहुत ज्यादा करीब आ गया होता है, उसी वक्त जा-र्यूंग बहुत ही तेजी से उस बॉडीगार्ड के तरफ बढ़ता है और उस बॉडीगार्ड के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और हमें दिखाया जाता है कि जब जा-र्यूंग ने अटैक किया होता है तो यहाँ पर जा-र्यूंग का बहुत ही ज्यादा पावरफुल ऊर्जा विकसित होता है जो देखने में काफी शक्तिशाली प्रतीत होता है। और हम देखते हैं कि जा-र्यूंग ने अपने एक ही अटैक में इस बॉडीगार्ड को हरा दिया होता है और ये देखकर टकला काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या? सिर्फ एक अटैक में ऐसा कैसे मुमकिन है? और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बॉडीगार्ड जा-र्यूंग से बोल रहा होता है, बच्चे आखिर ये किस तरह की तकनीक थी, तुमने इसे कहाँ से सीखा है? तो जा-र्यूंग बोलता है, मुझे लगता है तुम कोई गलती कर रहे हो, मैंने इसे कहीं से भी नहीं सीखा है, बल्कि ये तकनीक मुझे विरासत में मिली है। और इसी के साथ जा-र्यूंग यहाँ पर अपने फादर के बारे में सोच रहा होता है
और इसी के साथ जारयोंग हमें बता रहा होता है कि मेरे पिता का नाम यू सियोंग है। जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था तब मेरे पास उस वक्त करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था, तो मैं जाकर छुप करके अपने फादर को ट्रेनिंग करते हुए देखता था। और मैं उन्हें अपने मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ इसलिए नहीं देखता था कि वो मेरे फादर हैं, बल्कि मैं उन्हें इसलिए देखता था क्योंकि मेरे फादर और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जिन्होंने हंटर्स की शुरुआत की थी। क्योंकि वही पहले इंसान थे जो उन दिनों सबसे पहले अपनी ऊर्जा को जागृत किया था, और वो दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हंटर हैं। और जब तमाम इंसानों और मॉन्स्टर में फाइट हुई थी, उन सभी लोगों को यही लगता है कि वो पावरफुल हीरोज हैं जिन्होंने मॉन्स्टर को हरा दिया। लेकिन कोई इंसान ये नहीं जानता कि पहले पीढ़ी के हंटर्स को बहुत ही ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ी थी, जिनके बारे में कोई इंसान नहीं जानता। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जारयोंग के फादर और कुछ हंटर एक डंजन में किसी बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त वो मॉन्स्टर इन सभी हंटर्स के ऊपर अपने बहुत ही ज्यादा खतरनाक जहर के साथ अटैक करता है, जिसे जारयोंग के फादर तो खुद को बचा लिए होते हैं, लेकिन उनके साथ जो हंटर्स मौजूद होते हैं वो सभी इस जहर की वजह से मारे जाते हैं। और इस चीज की वजह से जारयोंग के फादर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, और वो अपनी तलवार के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि उनकी तलवार इस जहर की वजह से पिघल जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते। वे एक और तलवार के साथ इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है कि इस डंजन के पास कुछ और हंटर्स भी आ चुके होते हैं जो कि जारयोंग के फादर की हेल्प करने के लिए आए थे। लेकिन वो देखते हैं कि जारयोंग के फादर ने अकेले ही इस मॉन्स्टर को मार दिए होते हैं, और जारयोंग हमें बता रहा होता है कि मेरे फादर ने किसी एक मॉन्स्टर को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने हजारों मॉन्स्टर को मारा है, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन्स भी मौजूद हैं। और यही कारण था कि मेरे फादर को किंग ऑफ ड्रैगन से टाइटल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन्स को मारा थे, और सभी लोग उनके बहुत ही बड़े फैन थे, और हर एक इंसान उनके जैसा बनना चाहता था। और यही कारण था कि मैं हमेशा अपने फादर को मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हुए देखता था। और इसी वक्त हम देखते हैं कि जारयोंग के फादर अपने किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, और ये तकनीक इतना ज्यादा पावरफुल होती है कि जिसे देख जारयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि जारयोंग के फादर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस दिन जारयोंग को बहुत ज्यादा शौक लगा होता है, क्योंकि वो इंसान जिसे सब लोग हीरो समझते थे वो इंसान बहुत ही जल्द मरने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जारयोंग भागकर अपने फादर के पास आ चुका होता है, और इसी के साथ जारयोंग हमें बता रहा होता है उस दिन से मेरे फादर की हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई, और मेरे फादर ने मुझसे बोले थे कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही तेजी से खराब हो रही थी। और उस टाइम जब उनके दोस्तों को उनकी हेल्प करनी चाहिए थी, तो उन्होंने मेरे फादर की हेल्प करने से बिल्कुल मना कर दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारी तमाम प्रॉपर्टी के ऊपर उन लोगों ने कब्जा कर लिया। और उस दिन से मेरे फादर की हेल्थ के साथ मेंटल स्टेज भी खराब होना शुरू हो गया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सभी लोग ड्रैगन्स के हत्यारे यू सियोंग के बारे में भूल गए। अब कोई इंसान मेरे फादर के बारे में नहीं जानता। इसी के बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहां पर बॉडीगार्ड बेहोश पड़ा होता है और जारयोंग बस उसे देख रहा होता है। इसके बाद जारयोंग अपने हथियार फेंक कर वहां से चला जाता है, और इसी के साथ जारयोंग का बॉस टकले से बोल रहा होता है, तुम्हें क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं? फिर वह टकला बोलता है, मुझे लगा था मेरा बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ये तो इस बच्चे से हार गया। तो फिर वो बॉस बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारा ये बॉडीगार्ड काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, लेकिन ये इतना भी ज्यादा स्ट्रोंग नहीं है कि ये मेरे इस वर्कर को हरा सके। और क्या तुम जानते हो ये बॉडीगार्ड मेरे वर्कर को क्यों नहीं हरा पाया? और इसी के साथ जारयोंग बोलता है, जो खुद कमजोर होते हैं वे दूसरों को ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए वे खुद से कमजोर लोगों को परेशान करते हैं।
और हाँ, एक और चीज, एक हंटर रिटायरमेंट तब लेता है जब वो मर जाता है या उससे ये मालूम होता है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक है और वे हंटर ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो बॉस उस टकले को उसके कंधे से पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मेरा ये वर्कर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुमने जानबूझकर हमारा इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कराया। अब तुम्हें अपने मिशन के लिए डबल पैसे देने होंगे। ये सुनकर वो टकला काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो चिल्लाकर बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें कोई डबल पैसे नहीं देने वाला। फिर इसी वक्त हम देखते हैं कि उस बॉस को इस टकले पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है, तुम बहुत ही देर से मेरा दिमाग खराब कर रहे हो, मुझे लगता है तुम सही सलामत अपने घर वापस नहीं जाना चाहते। तो ये बात सुनकर वो टकला बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, अरे तुम तो गुस्सा कर गए, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तुमको डबल पैसे देने को तैयार हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जब जारयोंग पानी पी रहा होता है तब जारयोंग का बॉस उससे पूछता है, जारयोंग क्या तुम्हें एम्पेरियल वेस्प के बारे में पता है? ये सुनकर जारयोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, क्या एम्पेरियल वेस्प? बॉस, कहीं हमारा मिशन उस मॉन्स्टर से फाइट करना तो नहीं है? ये बात आप भी जानते हो, वे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा हाई स्किल के हंटर भी मार नहीं सकते। ये सुनकर वो बॉस बोल रहा होता है, बेवकूफ, मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हें उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए वहां जाना है। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम उस मॉन्स्टर के साथ फाइट नहीं कर सकते, लेकिन क्या हो उस मॉन्स्टर से एक वाइट रैंक का हंटर फाइट करे? लेकिन ये सुनकर जारयूंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, क्या एक वाइट रैंक का हंटर? तो वो बॉस बोलता है, हाँ, और सिर्फ एक वाइट रैंक का नहीं, यहाँ पर ये जो टकला व्यक्ति आया था उसी ने ये जानकारी दी है कि अब से कुछ दिन पहले 7 बहुत ही ज्यादा पावरफुल वाइट रैंक के हंटर ने मिलकर उस एम्पेरियल वेव्स पर भी शिकार किया है। और दोस्तों, यहाँ पर एम्पेरियल वेव्स किसी और चीज को नहीं बल्कि मधुमक्खी वाली मॉन्स्टर की क्वीन को बोला गया है। और वो बॉस बोल रहा होता है, उस कस्टमर का कहना था कि उन 7 वाइट रैंक हंटर्स ने मिलकर जब उस मॉन्स्टर को मार दिया था तो उन्हें छत्ते में से रॉयल जेली मिली थी, लेकिन उन वाइट रैंक हंटर्स में से एक ने उन्हें धोखा दे दिया और उसने वो रॉयल जेली एक स्मगलर को दे दी ताकि वो उस जेली को ब्लैक मार्केट में ले जाकर उससे और भी ज्यादा मुनाफा दे सके। लेकिन उस इंसान का बुरी किस्मत की जिस स्मगलर को उसने ये जॉब दी थी वह स्मगलर मॉन्स्टर के हाथों मारा गया और वो रॉयल जेली इस वक्त डंजन में ही मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उस रॉयल जेली को लेकर आओ।